गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सारे स्टूडेंट्स जो है सेकेंड ईयर के आप फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं और यूनिवर्सिटी जो है जल्द ही कोई ना कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेकर आपको जो है मार्क्स अलॉट कर देगी और होप्स हो कि सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। तो क्योंकि आपको पता है कि जोधपुर के अंदर जो है हालात अभी और बद से बदतर होते जा रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ और बढ़े जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट हो रही है और सैटरडे संडे को भी क्लोज़ करने की कंडीशन आ गई है। तो 1 सितंबर तक बिल्कुल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कॉलेज इंस्टीट्यूट सारे ट्यूशन सेंटर सब बंद कर रखे हैं और जो भी इस तरह की कोई छुप कर और कोई कोशिश करता है तो उसके लिए बड़ा ट्रबल जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए हो सकता है। इसीलिए हमारे पास अभी फ़िलहाल सबसे अच्छा और कंफर्टेबल और सिक्योर्ड ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन स्टडी का है। इसीलिए आज से मैं आपकी फ़ाइनल ईयर की जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फाइनल ईयर के अंदर आपका जो पैटर्न है जो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़ा अलग हटकर इसके अंदर थोड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है कि जो आपका जो सिलेबस है उसमें ग्रुप सिस्टम टिल नाउ आपका ऐसा ही रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल मोस्टली, फिर सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो इस तरह से आपका ग्रुप सिस्टम बना रखा है। लेकिन फाइनल ईयर के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें स्टार्टिंग से इस तरह का एक कॉम्बिनेशन रखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ग्रुप के अंदर आपके जो है वो 2 और लास्ट ग्रुप के अंदर आपका एक ही सब्जेक्ट है। तो दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट है, अगर तीनों को मिलाकर आपके जो मार्क्स बनेंगे 108 नंबर लाने पड़ेंगे और सेकंड में 72 और लास्ट में 36 सेपरेटली। तो कुछ अच्छा और कुछ ख़राब है। अच्छा ये है कि चलो फर्स्ट ग्रुप में 2 पेपर भी अच्छे हो जाते हैं तो तीनों क्लियर हो जाते हैं, और ख़राब ये है बदकिस्मती से अगर किसी का कोई ग्रुप किसी कारण से अटक जाता है फर्स्ट वाला तो आपको 3 पेपर जो है वो वापस देने पड़ सकते हैं। और लास्ट ग्रुप में एक ही पेपर है और उस अकेले एक पेपर में अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो फिर उसमें भी सप्लीमेंट्री आने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत से आप जो लास्ट सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, थ्योरी सब्जेक्ट जो है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और मोस्टली स्टूडेंट को इनिशियली यही लगता है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो 3 पेपर है वो तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और काफ़ी टाइम तक जब तक नहीं बताया जाए उनके दिमाग में यही रहता है कि फर्स्ट में प्रैक्टिकल फिर सेकंड और थर्ड थ्योरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके टोटल मिलाकर 3 सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपका ऑडिटिंग। तो इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है और ऑडिटिंग जो है बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, जिसके अंदर ऑडिटर के बारे में सारा कुछ है और ऑडिटर जो है वो कैसे अपॉइंट होता है, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या कि उसकी जो है लाइबिलिटीज़ होती है, किस तरह से वो ऑडिट करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है और बिल्कुल अगर आप उस किताब को अगर अभी पढ़ना चाहें और पढ़ना स्टार्ट करें तो आराम से आप खुद भी उसको पढ़कर जो है इजीली समझ सकते हैं। उसमें इतना कोई गाइडेंस का विशेष कोई ज़रूरत नहीं रहती। और बुक्स की जो बात है तो कॉलेजेस में जो है, कॉलेज में भी मैंने बात करी है, तो बुक्स आपको बिल्कुल अब अपॉइंट होना स्टार्ट हो जाएगी या हो गई है कॉलेज की तरफ से। तो आप अपनी पुरानी बुक्स जो है वो डिपॉजिट करिए और नई बुक्स आपको जो है मिल जाएगी। तो अभी जैसे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है तो आप लोग मुझे भी अच्छे से जानते हैं, जैसे जो भी पढ़ रहे हैं 1-2 साल से, कि अभी स्टार्ट हो गया है। तो एज़ पॉसिबल एज़ मैक्सिमम आपको जो है डेली में अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर आप थोड़े ही दिनों में अगर बुक्स मैनेज करेंगे तो अपन जो क्वेश्चन आंसर्स है या घर पे आपके पढ़ने का जो रहेगा तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी के आपके 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं, एक तो इनकम टैक्स और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो इनकम टैक्स जो है वो पूरा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट 2 तरह की जो है इनकम टैक्स होते हैं। तो हम बेसिकली इंडिविजुअल जो है उसके बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उस कितने हेड्स उसके होते हैं और किस तरह से उसका इनकम टैक्स बनता है, कौन कौन से उसके इनकम के सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से हेड होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वो सैलरी के रूप में कमा सकता है, बिज़नेस के रूप में कमा सकता है, अपनी कोई एसेट बेचकर उससे कमा सकता है। तो दैट मीन्स कि वेरियस टाइप ऑफ इंटरेस्ट कहीं से मिला, कुछ और उसको इनकम हुई अदर सोर्सेज के हेड से। तो 5 तरह की इनकम होती है लोगों की सैलरी की। हाउस प्रॉपर्टी, मकान से किराया लेना, बिज़नेस, कोई तरह का जो है कोई भी बड़ा छोटा बिज़नेस वो करता है वो, और इसके अलावा कोई एसेट्स अगर बेचता है तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। और इसके अलावा लास्ट बाकी जो छोटी बड़ी इनकम है जो इन चारों हेड्स में नहीं आती है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर हम शामिल करते हैं। इसके अलावा फिर काफ़ी सारे आप लोगों ने खुद ने ही प्रैक्टिकली लोगों को सुना होगा कि LIC कराई है उससे डिडक्शन मिलेगा, हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलेगा।
तो काफ़ी सारे डिडक्शंस कटते हुए उसको छूट भी मिलती है वापस गवर्नमेंट की तरफ से, एंड देन फाइनली उसकी जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स आपको फाइनल ईयर में देने का बेसिकली लॉजिक भी यही है कि इनकम टैक्स बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से टच है, और फ्यूचर में आप खुद भी इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़कर अपना खुद का इनकम टैक्स का असेसमेंट समझ सकते हो, किसी और व्यक्ति को एडवाइस भी दे सकते हो कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स को कैलकुलेट करें, आपकी इतनी इनकम है तो आपका टैक्स कितना बनेगा, कैसे आपको रिडक्शंस मिलते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और प्लस ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली थ्योरी से रिलेवेंट है, जिसमें थ्योरी में आप रूल्स पढ़िए और आपको क्वेश्चन में अप्लाइड करना है। तो इसके अंदर कोई आपको एंट्री अकाउंट जैसा कुछ भी नहीं होता इनकम टैक्स के अंदर। और लास्ट सब्जेक्ट जो फर्स्ट ग्रुप में बचता है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैं आपको अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस होती है बेसिकली, तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस मेनली 3 होती है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आपने एक ही साथ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ ली थी। तब बाकी जो बचता है आपका अगला जो लास्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मेनली प्रैक्टिकल। वैसे तो अकाउंटिंग की इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन वो मोस्टली हमको यहाँ पर इस लेवल पे तो दी नहीं है बीकॉम में, और भी जैसे आप पढ़ते हो एडवांस या फिर ओनर्स और लेते हैं तो फिर वहाँ पर वो काम में आ सकती है। लेकिन हमको मेनली प्रैक्टिकली ये 3 ब्रांचेज ही बीकॉम के अंदर दी गई है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग 3 पार्ट होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पहले जो आपने फाइनेंशियल और कॉस्टिंग पढ़ा है उसके बारे में इन शॉर्ट बता देता हूँ, जिससे कि आप आगे इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसका काम क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स को पता लगाना, कि भाई आइडेंटिफाई करें, फिर उसको मेज़र करें कि वो उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि उसमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं है वो पता लगाएं, क्योंकि केवल इकोनॉमिक इवेंट जो होते हैं उसी की हम एंट्री करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करते हैं। जब ये पता चल जाता है कि वो इकोनॉमिक इवेंट है तो उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि उसका अमाउंट कितना है, जिसको बोलते हैं मेज़र करना। मेज़रमेंट के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल बनाकर, लेज़र बनाकर, वो सब फिर क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायल बैलेंस में, इन सब के अंदर फिर उसको हम फाइनल उसका रिज़ल्ट तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाकर उसकी समरी बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं कि हमने जो किया है, जो हमारा काम हुआ है वो सारा प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, हमारे जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आए कि नहीं, हमारी बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता लगाते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है, जैसे कि आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो तब आप एनालाइज कर सकते हैं कि भाई आपके जो मार्क्स है वो कम है, ज़्यादा है। अब इस बार तो ऐसा हो रहा है कि सारा का सारा गवर्नमेंट के ऊपर चला गया, अदरवाइज़ हम एग्ज़ाम दें और हमारा जब रिज़ल्ट आता है तो हम उसको देख सकते हैं कि भाई हमने जो कुछ किया है वो हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। और लास्ट काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है कि चीज़ों को इंटरप्रेटेट करना, यानी लोगों को बताना कि जैसे अब आपका रिज़ल्ट आएगा, फाइनली मार्कशीट जब आएगी तो लोगों को जब आप अपने नंबर्स बताओगे तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो ये अकाउंटिंग की फर्स्ट ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिक्कत ये हुई कि हम चीज़ों को एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है कि जब हम ट्रांजैक्शन को कर दें और सारा काम जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही फिर हम जो है अकाउंटिंग कर पाते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर हमने इसको थोड़ा और एडवांस पहुंचाया, और जिसके अंदर कॉस्टिंग जो है वो एक नया सब्जेक्ट बनकर लॉन्च हुआ, जिसके अंदर भी हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बट उसके अंदर हम ऐसी सारी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन से रिलेवेंट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएशन आइटम्स, उन सबको अलग रखते हैं, क्योंकि वो हमारे बिज़नेस को हमारी एक्टिविटी से बेस्ड ना होकर अलग काम से जो है हमको पैसा मिलता है कि लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना है, या शेयर्स इन्वेस्ट किए उस पर डिविडेंड आपको मिला है, कोई एबनॉर्मल लॉस अगर आपको हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस को इंटरप्रेटेट नहीं कर पाती है। इसीलिए आप इसके अंदर इन सबको अलग रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, उसको एनालाइज करते हो और उसको कंट्रोल करके अच्छे से अच्छा कंपेरेटिव बनाने की कोशिश करते हो। तो ये बेसिकली कॉस्टिंग के अंदर जो है वो रहता है। लेकिन कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग के लिए इतना नहीं है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दी, उसको एनालाइज कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, लेकिन कैसे बिज़नेस की पॉलिसीज़ तैयार करें, कौन सा प्रोडक्ट चलाएं नहीं चलाएं, किस तरह से हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट को जो है बढ़ाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बताती है कि मान लीजिए कि जैसे अगर हम 3 प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, ए में बहुत प्रॉफिट दिख रहा है,
बी में कुछ कम प्रॉफिट दिख रहा है और सी में हमको लॉस दिख रहा है। तो फाइनेंशियल भी यही कहती है कि सी प्रोडक्ट जो चल रहा है उसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि उस पर लॉस दिख रहा है, और कॉस्टिंग भी बिल्कुल आपको यही बताती है कि आपको जिस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है उसका प्रोडक्शन आप बंद कर दीजिए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का व्यू जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अलग एक तरीके से सोचकर आपको बताती है, और तब आपको पता लगता है कि वास्तव में जो फाइनेंशियल और कॉस्टिंग में जो सोचकर आपने काम किया था वैसा नहीं हुआ, बल्कि आपको उल्टा उस प्रोडक्ट को बंद करने पर फ़ायदे की जगह उल्टा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ, अगर क्लास होती तो मैं काफ़ी डिस्कस भी कर पाता, जैसे ऑलवेज आई ट्राई कि भाई स्टूडेंट्स अपने हिसाब से थोड़ा सोचें और आंसर दे पाएँ, जैसे उनकी भी थिंकिंग थोड़ी बढ़े हर चीज़ को लेकर। लेकिन अभी तो फ़िलहाल थोड़ा वन वे ट्रैफिक है, तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा पूछ तो नहीं पाऊँगा। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बंद कर रहे हो, और बंद करने से, नुकसान वाले प्रोडक्ट को बंद करने से उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है जितना कि उसको चलाकर उसको प्रोडक्शन को करके हो रहा था। तो 2 सेकंड आप देखिए एक बार, बताइए या सोचिए एक बार कि किस तरह से ये चीज़ जो है पॉसिबल है। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट ने अगर कुछ सोचा है या नहीं सोच पाए तो मैं बताता हूँ, और देखिए टैली करिए कि क्या आपने सही सोचा है। तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी जो है वो बेसिकली 2 कॉस्ट होती है। एक तो आपकी होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम बेचते हैं तो वो अपनी, मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम सेट करें कि भाई किसी प्रोडक्ट को 10,000 रुपये में अगर हम बनाकर बेचते हैं, जैसे आप इसकी सेल्स करते हो वो 10,000 में करते हो, मान लीजिए इसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो है आपके 6,000, तो इसका मतलब कि 4,000 रुपीज़ उसमें बच रहे हैं। और इसी प्रोडक्ट की जो फिक्स कॉस्ट है, जो सिर्फ आपने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखी है, वैसे आपको पता है कि फ़िक्स कॉस्ट जो होती है वैसे तो वो लगती है, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, अप्रोप्रिएट कर देते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं किसी पर्टिकुलर बेसिस पर कि भाई रेंट है तो एरिया बेस पे बांट दिया, अगर लाइट है तो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के बेसिस पे बांट दिया। तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई बेसिस लेकर हम चीज़ों को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं। लेकिन आर्टिफिशियली ये सही तो नहीं है कि अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए कि 3 अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं पूरी फैक्ट्री के अंदर, और आपने अगर उसको किराए पे ले रखा है, तो जिनसे किराया ले रखा है वो कभी भी इस तरह से, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो कहेगा कि चलो 2 ब्लॉक में प्रोडक्शन कर रहे हो उसका किराया दे दो, एक का मत दो। ऐसा नहीं होगा। आपके पास ऑफिस का स्टाफ है जो आपके तीनों फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन की सारी जो है डिटेलिंग और अकाउंटिंग करता था। अगर एक फैक्ट्री बंद भी कर दोगे तो उनकी अकाउंटिंग का काम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आप उसके बेसिस पर उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि बहुत सारी खर्चे ऐसे हैं जो कि आपके लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो तो तभी तो उनको अपन फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी फ़िक्स कॉस्ट यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर जो लग रही थी, तो फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं कि इसके अंदर आपकी 6,000 लग रही थी, और आपको पर्टिकुलर इसकी वजह से 6 में से 4 का जब डिफरेंस किया तो माइनस के 2,000 रुपये आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि 2,000 रुपये का आपको इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बिल्कुल अपन कह रहे हैं कि भाई जब इस प्रोडक्ट को बनाकर बेच रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यही कह रहा है कि आपको कितना नुकसान हो रहा है इसमें 2,000। और वैसे के वैसे आप अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सिमिलर आएगा। हो सकता है कि कुछ आपने जैसे इंटरेस्ट कमीशन आदि कुछ लिखा होगा P&L में, तो वो इसमें नहीं आए, तो इससे प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और ये मैंने बहुत ही छोटा डिजिट लिया है, ओनली फॉर 10,000, जबकि बिज़नेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए में प्रोडक्शन और सेल्स होती है, तो वहाँ पर ये लॉस जो है वो लाखों रुपए का हो सकता है। और तब आपको लगेगा कि नहीं, इस प्रोडक्ट को बनाकर बेचने का क्या फ़ायदा जब अपन ऑलरेडी इसके अंदर इतना जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कि बात करें कि अब इसमें लॉस हो रहा है, पर अब मैनेजमेंट ये कहती है कि मान लीजिए कि आप इस प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि इसकी सेल्स नहीं होगी, इसकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी, और इसके अंदर ये जो अमाउंट बच रहा है 4,000, जिसको मैनेजमेंट के अंदर, जिसको मैंने अभी बताया नहीं इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हिंदी में अंशदान। ये एक पर्टिकुलर वर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो पीछे जो वैल्यू बचती है वो आपकी क्या कहलाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन जो है यहाँ पर 4,000 रुपये बचाने वाले थे, लेकिन हमारे पास जब हमने सेल्स को बंद कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो हमारी ये जो 6,000 रुपये की जो फिक्स कॉस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज हो रही थी,
वो अब हम कहाँ से चार्ज करेंगे, वो पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट आपके जो बाकी के दोनों प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट है उनमें से क्या होगी, घटेगी। और पहले आपका लॉस जो था वो केवल कितना था, 2000 रुपये का, 2000 का, लेकिन अब ये लॉस बढ़कर इंक्रीज़ होकर आपका कितना हो गया, 6000 रुपये। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी खुद को भी बड़ा ही स्पेशल लग रहा होगा कि आपने भी इतनी अकाउंट पढ़ी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो कभी हमने इस तरह से चीज़ों को नहीं देखा कि किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने पर नुकसान होता है और उसको बंद करने पर उससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अपन यहाँ पर जो है इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसी चीज़ें सीखेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ पहले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि जो भी कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास जो डेटा आता है, जो भी आंकड़े हमारे पास आते हैं, उसको हम इंटरप्रेटेट करते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर्स के प्लान बनाते हैं। तो ये सारा काम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दो वर्ड है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिज़नेस को मैनेज करना, और अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि भाई आप उसको जो है किस तरीके से सारे प्रोसीजर को लिखते हो, फॉलोअप करते हो, तो वो इसके अंदर आता है। तो अभी इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम और अच्छी चीज़ है। शायद लोगों को, काफ़ी लोगों को, जैसे जर्नल एंट्रीज़ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दिक्कत आती थी, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतने सारे लेसन्स थे जिसके अंदर एंट्री बनाओ, अकाउंट बनाओ, ब्रांच जैसे हायर परचेज, पार्टनरशिप, तो काफ़ी लेंथी और बड़े बड़े टॉपिक्स हुआ करते थे। लेकिन फाइनल ईयर के अंदर आपको यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा सा इजी गोइंग सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं। जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो ये वाला सब्जेक्ट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ईजी है। और सेकंड ग्रुप के अंदर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करी जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन सेकंड ग्रुप के अंदर भी आपके FM वो दो सब्जेक्ट है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आपका बनेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से काफ़ी रिलेवेंट है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। कई बार ऐसा भी हुआ यूनिवर्सिटी में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी टॉपिक का क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या इसका, उसमें भी वाइस वर्सा पूछा गया है। तो दैट मीन्स कि दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर है। और दोनों सब्जेक्ट की बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर आपको ना तो कोई एंट्री करनी है, ना अकाउंट बनाना है। काफ़ी हद तक ये कॉस्टिंग टाइप कुछ है थोड़ा, कई हायर लेवल पर जब हम पढ़ते हैं CS के अंदर, तो वहाँ पर तो मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉमन पेपर होता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो समझा जाता है कि वो लगभग सिमिलर है और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के अंदर मैच करते हुए होती है। इसलिए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बहुत ही बढ़िया और ईजी सब्जेक्ट है। और कई स्टूडेंट्स ने जो है थोड़ा बहुत याद हो तो 12th के अंदर आप लोगों ने जो कैश फ्लो पढ़ा है या रेशियो एनालिसिस जो पढ़ा है, तो वो सारा का सारा आपका जो पार्ट इसके अंदर आएगा, क्योंकि 12th के अंदर BCom के सारे ईयर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन वो देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे आगे जाकर उसको इजीली समझ पाओ। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फार्मूला बेस्ड लेसन भी है काफ़ी सारे, करीब 3 टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेशियो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर सिर्फ फार्मूले हैं। तो फार्मूलों को आप अगर अच्छे से एक बार लर्न कर लेते हैं तो 15-15 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करने का जो है वो हिसाब रह पाता है इसमें। और मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ाया मैंने आज तक, उसमें एक स्टूडेंट 98 नंबर्स तक इसके अंदर लेकर आया है। तो आई होप कि आप उसमें और थोड़ा बढ़ाकर उसको 100 में से 100 लाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल हम भी पूरा अपनी तरफ से कोऑपरेट करेंगे, आपको जितना आप चाहेंगे उस हिसाब से प्रॉब्लम्स को बताएंगे। अभी इसके अंदर मैं आज फर्स्ट टॉपिक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो स्टार्ट कर रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये लेसन मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस है वो अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर सिर्फ 4 या 5 फार्मूले होते हैं जिसकी बेसिस पर हम जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं और एग्ज़ाम में 99.9% इस लेसन का और रेशियो एनालिसिस जो लेसन है इसका क्वेश्चन 15-15 नंबर में हमेशा लगभग आ रहा है। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा बड़ा कि 15 नंबर के 2 क्वेश्चन अगर ये मिलते हैं तो 15 के 5 में से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अगर ये श्योर पहले से लगभग है तो आप उन लेसन्स को अच्छे से तैयार करो। और इसीलिए मैं इनिशियली ये दोनों लेसन ही पहले करवा दूंगा, जैसे कि पूरे साल में आप इसको 2-3 बार रिपीट करके इस पर अच्छी एक फ्लुएंसी बना पाएँ। तो देखिए पहला टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्टिंग को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आपको, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे फिर बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं
तो उसके अंदर दो तरह के प्रोडक्ट्स जो है कॉस्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं, दो तरह के एलिमेंट्स आप शामिल करते हो, एक तो होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, अगर प्रोडक्शन बढ़े या नहीं बढ़े, चाहे सेल्स बढ़े या नहीं बढ़े, वो कॉस्ट तो आपकी लगेगी ही लगेगी, तो उसको बोलते हैं अपन फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन बढ़ने या सेल्स बढ़ने पर बढ़ती है, और अगर प्रोडक्शन और सेल्स फिक्स रहता है, नहीं बढ़ता है, तो ये आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती है, ये चेंज नहीं होती है। तो बेसिकली मैंने इसमें इजी वर्ड से आपको इसको कनेक्ट कर दिया, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली अ सिनोनिम ऑफ आपके वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कि मार्जिनल कॉस्ट पर्यायवाची शब्द है आपका वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत का। तो आप इस बेसिस पर आराम से ही इस चीज़ को समझ जाएं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन आपका घटेगा तो ये कॉस्ट घट जाएगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कॉस्ट आपके बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि लिखनी डेफिनेशन है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बल्कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से आपको इसको नोट करना है, लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है कि किसी उत्पाद की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है। मीन्स कि अगर आप कोई प्रोडक्शन बनाते हो तो उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनकर आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, अंतिम जो बनता है, लास्ट यूनिट जो आपने बनाई है, और उसकी जो कॉस्ट आती है उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, और इट्स कॉस्ट विल बी कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स कि अगर आपको वेरिएबल की एक परिभाषा लिखनी होती है तो वेरिएबल की एक परिभाषा ये भी होती है कि अगर हम एक अतिरिक्त इकाई बनाएं, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम बनाएं, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट जितनी बढ़ती है, तो वो बढ़ी हुई टोटल कॉस्ट जो होगी वो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो दैट मीन्स कि मार्जिनल कॉस्ट का जो मीनिंग है वो आपकी क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट जो बढ़ती है उसकी जो कॉस्ट आपकी जो बनती है वो कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट। वैसे आपको याद हो कि कॉस्टिंग के अंदर हम जो स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो उस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर हम क्या करते थे, कौन कौन सी कॉस्ट लिखते थे? उसके अंदर हम लिखते थे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसकी टोटल जो है वो आपकी क्या कहलाती थी, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के बाद हम उस पर फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते थे, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स जोड़ते थे, फिर उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स जोड़ते थे, तब हमारी आती थी टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट के अंदर हम जोड़ते थे प्रॉफिट, तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है या फाइनल रिजल्ट है वो आता था सेल्स के रूप में। तो अभी यहाँ पर देखिए एक बात है कि अगर जैसा फिर मैं कह रहा हूँ कि क्लास होती तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि आप जो फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग ओवरहेड जो भी लिखते हो तो वो क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट होते हैं उसमें या वेरिएबल कॉस्ट होती है या दोनों शामिल होते हैं? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट व्यू होते हैं। कोई कहते हैं केवल फिक्स कॉस्ट होता है, कोई कहता है उसमें वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, और कोई कहता है उसमें दोनों होते हैं। लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि सारे ओवरहेड्स, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग जो भी होते हैं उसके अंदर दोनों शामिल होता है। उसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है और साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। लेकिन जब हमको किसी प्रोडक्ट की केवल वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है तो आई होप कि आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइम कॉस्ट के जो खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो पूरी तरह से ऑलवेज आपके क्या होते हैं, वो वेरिएबल ही होते हैं। अगर ना ध्यान हो तो ध्यान रखिए कि डायरेक्ट, वेरिएबल और मार्जिनल, ये तीनों वर्ड जो होते हैं वो उनका मीनिंग एक ही होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है उन एक्सपेंसेस को अपन क्या कहता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो दैट मीन्स कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो आपकी प्राइम कॉस्ट है ही। लेकिन फैक्ट्री का केवल कौन सा वाला हिस्सा जोड़ना है अपन को, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस का कौन सा हिस्सा जोड़ना है, वेरिएबल आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और सेलिंग में भी आपको कौन सा जोड़ना है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और जब आप इनको जोड़ोगे तो तब जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट आपकी जो है वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए कि आज मैं इसको यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल इस बात का टेंशन ना लें कि किस तरह से हमको जो है ऑनलाइन वाला ये लेसन समझ आएगा नहीं आएगा। आप बिल्कुल ट्राई करिए। अभी सारी चीज़ें जो है दुनिया में पूरी तरह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो हमने जब सारी बैंकिंग सिस्टम को, सारे अपनी परचेजिंग को ऑनलाइन कर लिया तो पढ़ाई को भी जो है ऑनलाइन करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हम भी प्रयास करेंगे कि भी आपको वैसा ही लगभग
जो है समझा पाएँ, जैसा आपके अगर क्लास में आप अगर समझ पाते हैं तो। और प्लस आपको ये भी बेनिफिट रहेगा कि काफ़ी लोग जो क्लास में नहीं आ पाते हैं तो वो भी जो है वीडियो में आराम से जब चाहें घर में जो है फैसिलिटी से वीडियो को देख सकते हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो आप उस पर जो है मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बताइए। और ऑनलाइन आजकल इतना चल रहा है, और अगर ऑनलाइन वाकई अगर इस तरह का कोई फ्लॉप आइडिया होता तो आई डोंट थिंक कि बायजूस जो है जिसने अपना कार्ड 1000 रुपये में बेचना शुरू किया था, आज उसी कार्ड को टैबलेट के साथ मिक्स करके वो 50,000 रुपीज़ में बेच रहा है, और थाउजेंड्स करोड़ की उसने अपनी जो है वो कंपनी बना ली सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाकर। और मैं भी कोशिश करूँगा, हम लोग सब कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरह का जो है आपको पूरा जो है अच्छा इसके अंदर पढ़ा पाएँ कि आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको कम समझ में आ रहा है या वैसे पढ़ते तो ज़्यादा आ रहा है। इस तरह की साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं रखें, और बिल्कुल पूरा प्रयास हम करेंगे अच्छे से अच्छा पढ़ाने का। और आप लोगों का जो फीडबैक मिलेगा उसकी बेसिस पर हम चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और मैं डेली कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग टाइम में मैक्सिमम एज़ पॉसिबल एज वीडियो जो है वो आपको अपलोड कर दूँगा, और आप जाकर उसको देखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। और कल इस लेसन को प्रैक्टिकली मैं शुरू करूँगा। बुक्स का मैंने आपको बता दिया कि आप बुक्स ले लें जल्द से जल्द, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एटलीस्ट। तो इस महीने में अगर आपको इसमें अगस्त के अंदर जो छुट्टी मिल रही है, कॉलेज नहीं जा पाने की किसी कारण से जो भी रीज़न है, तो मैं आपको इसमें 2 बड़े लेसन जो है अगर करा पाऊँ तो आपका लगभग 2 यूनिट्स कवर हो जाएंगे, जो बहुत ही बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा हमारे लिए। तो इसीलिए आप लोग बुक्स भी ले आए, जब तक मैं 2-3 दिन में आपको जो है इसकी थ्योरी, इसके फार्मूले, वो सारी चीज़ें और कुछ क्वेश्चंस वैसे ही बोर्ड पर लिखकर, या मेरे पास बुक्स है उसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको डिक्टेट कर बताकर उसको सॉल्व करा पाऊँगा। थैंक यू।